जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि 2023 में हुआ था। और मैं चाहता हूं कि आप 2024 बोर्ड परीक्षा देने से पहले 2023 में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था उस पेपर को भी सॉल्व कर लें। और इस पेपर को मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व भी कराऊंगा। तो पेपर का कोड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 825 FC है। और यहाँ पर आप देखेंगे पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा 2024 बोर्ड परीक्षा का, वह भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है, यहाँ पर यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और बा में विभाजित है। ऐसा आपको पेपर मिलेगा जो कि 2 खंडों में विभाजित होगा। और अगला निर्देश है, खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 बहुविकल्पी प्रश्न इस बार भी आएंगे और इनका उत्तर आपको कहाँ देना होगा? OMR सीट पर देना होगा। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जैसे मान लीजिए A, B, C और D ऑप्शन होगा OMR सीट में। आपसे दूसरे प्रश्न का, उदाहरण के लिए दूसरे प्रश्न का D वाला ऑप्शन हो गया है काला, यानी गोला आपने D वाले को काला कर दिया है, सही A वाला था। तो अब इसको आपको ना तो काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर का। अगला यहाँ पर है निर्देश, खंड बा 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न तथा वर्णनात्मक सेकंड यानी दूसरे प्रकार के प्रश्न। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं जो कि प्रश्न संख्या 29 का और 29 खा के अंतर्गत हैं। फिर अगला निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। अगला यहाँ पर निर्देश आप जरूर पढ़ लेना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो निर्देश दिए होंगे आपके पेपर में ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसी के अनुसार आपको कार्य भी करना है। तो यहाँ पर अगला निर्देश है, दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़ कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। आपके पेपर के साथ आपको 2 मानचित्र मिलेंगे जिनको आपको फिल करना होगा। फिर इसके बाद आपको मानचित्र अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी के साथ अच्छे से बांध देना है, अपना रोल नंबर भी उस पर अंकित कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर अगला निर्देश है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। खंड आ इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड आ के अंतर्गत। 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के होंगे। कितने? 20 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 1848, दूसरा है 1817, तीसरा है 1889 और चौथा है 1615। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप सभी को मैंने पढ़ाया है 1889 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ था, ज्यूसेपी मेथसनी का संबंध था। ज्यूसेपी मेथसनी का संबंध किससे था? यहाँ पर पहला विकल्प है इटली के एकीकरण से, दूसरा है जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा है इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, चौथा है फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो ज्यूसेपी मेथसनी का संबंध था किससे? इटली के एकीकरण से था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा।
और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी प्रश्न के सम्मुख अंक भी अंकित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के और भी मैंने मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराई है जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या आया हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। और अगला प्रश्न आया हुआ था, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है ज्योतिबा फूले और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? तो है पहला विकल्प यहाँ पर मेटरनिख का, दूसरा नेपोलियन का, तीसरा लुई फिलिप का, चौथा विकल्प चर्चिल का। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? मेटरनिख का है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है यहाँ पर 27, दूसरा है 28, तीसरा है 29 और चौथा है 30। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। और अगला जो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ था, प्रश्न संख्या 7, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन सा? भारत, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन या रूस? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आया हुआ था कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? पहला है विकल्प 21, दूसरा है यहाँ पर 22, तीसरा है 18 और चौथा है 15। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी? यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है क्या है? जनता है, संसद है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति? तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो विकल्प है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, पहला बेल्जियम, दूसरा भारत, तीसरा यूगोस्लाविया, चौथा नीदरलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या समझ पाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? यूगोस्लाविया देश का। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है पहला औसत आय, दूसरा राष्ट्रीय आय, तीसरा व्यक्तिगत आय और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 जो कि इस प्रकार से आया हुआ था, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक? तो आप सभी लोग इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या
वायु मार्ग से। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से हैं: 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा महाराष्ट्र, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका जो है आंसर कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? विकल्प है पहला मेरे प्यारे बच्चों ओजोन क्षरण से, दूसरा वैश्विक तापन से, तीसरा विकल्प है जलवायु परिवर्तन से, चौथा है सतत पोषणीय या साधारणीय क्या विकास से। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से। यहाँ पर क्या लिखा है? संधारणीय विकास से, यही वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आरंभ किया गया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो धान, गेहूं, चना या तरबूज। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जस्ता। तो इस तरीके के 20 प्रश्न आए थे और 2024 में 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद जो प्रश्न आए थे खंड बा के अंतर्गत, चलिए मैं उन प्रश्नों को भी बता दूं और इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना तथा खंड बा के प्रश्नों को भी तैयार कर लेना। यहां पर आप लोग देखेंगे खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए भी, और इनका उत्तर लगभग 80 शब्दों में ही देना होता है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। अथवा वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। 22 नंबर का प्रश्न आया था, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न आया था, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 23 क्या था, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। अथवा में प्रश्न आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 24 था, आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी। फिर वर्णनात्मक प्रश्न जो कि सेकंड टाइप के प्रश्न थे जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 25 क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है। अथवा में प्रश्न आया था, लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है यहाँ पर, यानी एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 26 क्या था, इटली का एकीकरण कैसे हुआ अथवा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी आप तैयार कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 27 जो कि इस प्रकार से आया था, मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा अलौह खनिज किन्हें कहते हैं, अलौह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 28 था, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मानचित्र संबंधी प्रश्न इस प्रकार से आया हुआ था। प्रश्न संख्या 29 का, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में यानी चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो यहाँ पर मानचित्र से संबंधित यानी 29 का के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न आए हुए थे और आपको मानचित्र में नाम सहित दर्शाना था। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 खा के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न यहाँ भी आए हुए थे, इनका भी आपको मानचित्र में इन्हें लिखकर दर्शाना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।